जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी एमपीपीएटी की जो एग्ज़ाम डेट जून या जुलाई के आसपास डिक्लेयर्ड कर दी जाएगी। तो आपको पता है कि अपने पास टाइम कम है। अगर हम टॉपिक की आपसे बात करें, टॉपिक्स आपको पता है चैप्टर एमपीपीएटी में टोटल 58 या 60 के आसपास जो है आपके टोटल चैप्टर हैं। तो आपको पता है कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, अपना माइंड सेट कैसा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है और सीट्स जो आपको पता है कि पहले जितनी थी सीट्स उतनी है ना, तो बढ़ी हुई है। तो कंपटीशन की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो कंपटीशन दोस्तों अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है ना। तो आपको अच्छे माइंड से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो दोस्तों आपको पता है कि आपके फिर वही जो पिछले साल नंबर थे उसी प्रकार से आपको इस बार क्या पता उससे भी कम नंबर अपने को इस बार प्राप्त हो। ठीक है, तो इसलिए अपने को क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। मैं बार बार आपसे एक बार और यही बात बता रहा हूँ कि जो है क्वेश्चन सीरीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम की स्टार्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होती है। ठीक है, लास्ट में अगर मैं बताऊं तो हमारे एक दोस्त थे, लास्ट में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 5,000 के आसपास जो है क्वेश्चन लगाए थे लास्ट 15 डेज में। मैं आपको बताऊं लास्ट 15 से 20 डेज में उन्होंने 5,000 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे। अच्छी खासी रैंक भी उन्होंने एमपीपीएटी में अचीव की थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है इतने इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट टाइम में क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन बेसिकली अपने को लगाते रहना चाहिए क्योंकि अपने को प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन जो अपने को लगाते रहना चाहिए, सीरीज क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको एग्रोनॉमी के जो टॉपिक्स क्वेश्चन है वो लाया हूँ एमसीक्यू एग्रोनॉमी के, है ना। आपने डिमांड की थी कि सर एग्रोनॉमी के कुछ एमसीक्यू, मैंने आपसे पूछा भी था कम्युनिटी टैब में, तो आप लोगों ने बताया था कि एग्रोनॉमी के कुछ एमसीक्यू लाएं। तो एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से मैं समझाऊंगा, है ना। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको पता है कितनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, कि आप प्लीज़ 5 से 10 क्वेश्चन प्लीज़ आप देख के जाएं। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप प्लीज़ 5 से 10 क्वेश्चन, मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको 5 से 10 क्वेश्चन के बाद समझ नहीं आता तो बिल्कुल आप वीडियो को डिसलाइक करके बंद करके कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। बट आप 5 से 10 क्वेश्चन प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 5 से 10 क्वेश्चन देख के जाएँ। ठीक है, आपको क्या लेवल मैंने क्वेश्चन का रखा है आप देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है ये। अगर आप पार्ट सेकंड की डिमांड करते हैं तो वो भी हम आपके लिए लाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा 2021-22 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू डाटा बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, न्यू डाटा है 2021-22 का खाद्यान्न उत्पादन का। ठीक है, और डाटा भी दोस्तों पड़ा हुआ है कि जो कि आपका कपास कितना हुआ, दलहन उत्पादन कितना हुआ, वो मैं आपको वीडियो की लिंक आई बटन पर दे दूंगा, तो आप क्लिक करके एग्रीकल्चर का नया डाटा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करते हैं कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा 2021-22 के अनुसार। ठीक है, तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है 275.11 मिलियन टन, 277.49 मिलियन टन। ऑप्शन सी आपका 305.44 मिलियन टन। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है नंबर। अगर ऑप्शन डी की हम बात करें तो ऑप्शन डी आपका ये नीचे रहा, आप देख सकते हैं 252.86 मिलियन टन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कितना रहा। देखो, अगर हम आपसे बात करें 2016-17 की, तो 2016-17 में आपका 275 मिलियन टन रहा। ठीक है, उसके बाद आपका 17-18 में 277 मिलियन टन बढ़ के हो गया। अगर हम अभी लेटेस्ट डाटा की आपसे बात करें तो 305.44 मिलियन टन जो है आपका इसका सही आंसर 2021-22 का खाद्यान्न उत्पादन। अगर आपसे कोई पूछता है तो 305.44 मिलियन टन आपको सही आंसर इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, न्यू डाटा बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि डाटा रिलीज हुआ है। ठीक है, तो 305.44 मिलियन टन जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन है इस 2021-22 का। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा कि हमारे देश में फसलों की खेती अधिक की जाती है। हमारे देश में ऐसी कौन सी फसल है जिसकी फसलों की खेती अधिक की जाती है। फसलों के आपको पता है 3 प्रकार के अपने देश में पैटर्न चलते हैं फसलों के, रबी की फसल, जायद की फसल, है ना, खरीफ की फसल। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो तीनों प्रकार की खेती चलती है। तो हमारे देश में ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी खेती का पैटर्न सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब सबसे ज़्यादा चलता है। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पानी की कमी अपने इधर में वैसे ही है देश में, तो अपने को पता है कि भाई अपने यहाँ कौन सी खरीफ की फसल जो है ज़्यादा चलती है। ठीक है, लोग डाल देते हैं खेत में बीज, तो खरीफ की फसल अपने यहाँ जो है ज़्यादा चलती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर आपका सी, इसका सही आंसर है, खरीफ की फसल अपने यहाँ पे ज़्यादा चलती है। ठीक है, या इसका सी आंसर याद रखिएगा। ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2005 के आसपास ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की आपसे बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने पूछा है कि खेती की वह प्रणाली जिसमें
उर्वरक, ठीक है, उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदीनाशक का उपयोग नहीं होता है, मतलब प्रयोग नहीं करते हैं अपन। ऐसी कौन सी खेती की प्रणाली है जिसमें उर्वरक, कीटनाशक और फफूंदीनाशक का उपयोग नहीं करते हैं? टाइप द सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज विच फर्टिलाइजेशन, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड आर नॉट यूज इन कॉल्ड। तो आपको ऑप्शन आपके सामने ये वृक्ष संवर्धन यानी अर्बोरिकल्चर, क्या वो प्रकार है? कृषि वानिकी, एग्री फॉरेस्ट्री, जीवांश खेती, जियोलॉजिकली फार्मिंग या एनर्जी फार्मिंग। तो अब आपको आंसर इसमें से क्या है भाई? खेती की ऐसी कौन सी प्रणाली जिसमें उर्वरक और कीटनाशक, फफूंदीनाशक तीनों का हम उपयोग नहीं करते हैं? तो वो खेती का प्रकार है आपका जीवांश खेती यानी सी, जियोलॉजिकल फार्मिंग इसका सही आंसर है आपका। जीवांश खेती एक ऐसी खेती है जिसमें अपन उर्वरक और कीटनाशक और फफूंदीनाशक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं जीवांश खेती में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। उपज में बिना कोई कमी लाए खाद बीज में, ठीक है, खाद बीज जो अपन उपज में बिना कोई कमी लाए खाद बीज उर्वरक की 25% बचत कर ली जाती है, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? खाद बीज में 25% की बचत कर ली जाती है, उपज में कोई कमी लाए, उपज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे खेत में अगर 100 क्विंटल गेहूं होता था तो भाई 100 क्विंटल ही होना चाहिए, उपज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बट अपने को 25% खाद बीज की अगर बचत कर ली है अपने ने तो वो किस प्रकार की खेती कहलाएगी? अब आपसे अगर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। कि समोच्च खेती, कंटूर फार्मिंग, देखो ये तो होने वाला है नहीं। कंटूर फार्मिंग आपको पता है कि भाई पहाड़ी क्षेत्रों में एक खेती का एक प्रकार है, ठीक है। निर्वाहक खेती ये भी नहीं है। सस्टेनेबल फार्मिंग, सीमावर्ती खेती और ले फार्मिंग। अब इन दोनों में से कोई आंसर है तो इसमें से आपका सही आंसर है सी, सीमावर्ती खेती। ये सीमावर्ती खेती मतलब ऐसी इसमें 25% खाद और बीज की बचत हो जाती है उपज में बिना कोई कमी लाए। अपने से अगर कोई पूछता है तो वो क्या है? सीमावर्ती खेती, फ्रंटियर फार्मिंग, ठीक है। और ले फार्मिंग क्या है दोस्तों? तो ले फार्मिंग दोस्तों वो है कि मतलब अपन खेती का एक प्रकार है ले फार्मिंग, ठीक है। ले फार्मिंग में क्या होता है कि अगर हम बात करें ले फार्मिंग की तो आपको ले फार्मिंग के बारे में भी हम समझाएंगे कि ले फार्मिंग में क्या होता है कि दोस्तों इसमें मतलब किसी प्रकार की कोई वो पशु वगैरह या जीवान से संबंधित खेती है ये जो आपकी ले फार्मिंग आपको पता है कि भाई इसमें क्या होता है कि भाई जब फसल चक्र 2 या 2 वर्ष से अधिक समय तक चारागाह खाली रखा जाता है। ये चरवाही से संबंधित से दोस्तों क्या रहता है कि अपन खेत को खाली रख देते हैं। कोई कोई किसान ऐसे होते हैं कि भाई 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए खेत को खाली रख देते हैं, तो वो एक खेती का ये प्रकार है, ठीक है। ये तो आपको पता है भाई ऑस्ट्रेलिया या आप न्यूजीलैंड साइड चले जाओ, ये ज़्यादा चलता है ले फार्मिंग। खेत को खाली छोड़ देते हैं 2 से 3 वर्षों के लिए, पशु चराते हैं, तो ये एक प्रकार की ले फार्मिंग होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की भी हमने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें, आपसे देख सकते हैं जब कोई बोई गई 2 फसलों की कुल उपज शुद्ध फसल के बराबर मिलती है तब कहलाती है, ठीक है। जब 2 बोई गई फसलों की कुल उपज शुद्ध फसल के बराबर मिलती है तब इस प्रकार की फसल को क्या कहते हैं? तो आप देख सकते हैं इंग्लिश विच इज टोटल यील्ड 2 क्रॉप्स, है ना, 2 क्रॉप शोइंग इन इक्वल टू द नेट क्रॉप इज क्रॉप कॉल्ड। तो ऑप्शन आप ये देख सकते हैं आपके सामने, ऑप्शन ये रहे। उस फसलों को क्या बोलते हैं कि जब 2 फसलों की कुल उपज शुद्ध फसल के बराबर होती है, जब 2 फसलें अपने ने वही उपज शुद्ध फसल के बराबर होती तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। वृद्धि कारक फसलें, या उसको समांतर फसलें बोलते हैं, या उसको सहक्रियावादी यानी सिनर्जेनिक क्रॉप बोलते हैं, या उसको सहचर क्रॉप बोलते हैं यानी कंपेनियन क्रॉप बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों ये आपने अगर पढ़ा होगा, ये लैंग्वेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये आपसे बन जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है। तो इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो इसका सही आंसर है आपका डी, यानी जो 2 फसलें होती है वो शुद्ध फसल वो किसके बराबर होती है? इस प्रकार की खेती को अपन सहचर फसलें बोलते हैं, ठीक है। उसने क्वेश्चन में पूछा है भाई कि शुद्ध फसल के बराबर जो है 2 फसलों की कुल उपज शुद्ध फसल के बराबर मिलती है तो फसल क्या कहलाती है? वो फसल कहलाती है सहचर फसलें, ठीक है। यानी उसको क्या बोलते हैं? कंपेनियन फसलें, उसको कंपेनियन फसलें बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार का रहा भाई। अब कंपेनियन फसलें क्या होती हैं? जो कंपेनियन फसलें वो होती हैं जब क्या होता है भाई कि मतलब सस्य क्रम में एक साथ बोई गई फसल एक दूसरे की पैदावार या उपज को प्रभावित नहीं करती, दोनों फसलों की कुल उपज शुद्ध फसल के बराबर मिल जाती है। मतलब अपन ने एक सहचर फसलों की अगर परिभाषा हम जाने तो क्या होता है कि भाई 2 फसलें अगर खेत में बोते हैं अपन तो उनको क्या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं और उसके क्या अपने को उपज भी शुद्ध फसल के अपने को बराबर मिल जाए,
अपन ने 2 फसलें बोई हैं लेकिन उपज भी अपने को शुद्ध फसल के बराबर मिल जाए, तो अपने जैसे 2 नहीं बोते तो अपन 1 बोते, ठीक है। तो वो उपज अपने को इन दोनों को फर्क किए बिना, जो जैसे कि अपने को ये 100 क्विंटल मिलनी थी, ठीक है, एक फसल अपन बोते 100 क्विंटल, तो अब ये अपने ना बो दी भाई, तो ये अपने को उपज 100 क्विंटल देनी चाहिए, ठीक है। सीधी सीधी बात, अपने 2 फसल ही बो दी तो अपने को 100 क्विंटल उपज मिलनी चाहिए। ये कहलाती है सहचर फसलें। सहचर फसलों की अगर हम उदाहरण की बात करें तो शरदकालीन गन्ने के साथ गेहूं या सरसों या आलू, ये बो सकते हैं अपन, ये सहचर फसलें हुई आपकी, ठीक है ना। सहीक्रियावादी आपको पता ही है, सहीक्रियावादी मतलब ये होती है कि मतलब ऐसा होता, सहीक्रियावादी ऐसी फसलें होती है कि सच क्रम में 2 फसलों को साथ साथ उगाने पर दोनों की उपज अलग अलग शुद्ध फसलों की उपज की तुलना में बढ़ जाती है। ये होती हैं सिनर्जक्रियावादी फसलें, सहीक्रियावादी फसलें, यानी शरदकालीन गन्ने के साथ आलू, ठीक है। शरदकालीन गन्ने के साथ आलू मतलब 2 अलग अलग फसल अपने ने, दोनों की उपज अलग अलग हो, जैसे 2 फसलें अपने ने बोई थी, दोनों की फसल अलग अलग हो, बट शुद्ध फसल के जो अपने को शुद्ध फसल की उपज होनी थी वो अपने को उसके बराबर हो, तो ये आपका सहीक्रियावादी हो गया। आपको समांतर इनके बारे में पता ही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम आपसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बरानी खेती में अपनाते हैं। बरानी खेती मतलब, बरानी खेती का आप मतलब समझ रहे हैं, बरानी खेती कहलाती है मतलब शुष्क क्षेत्रों में जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं अपन बरानी खेती, ठीक है। तो शुष्क खेतों में किस प्रकार के खेती का पैटर्न रखते हैं वो पूछा है इनने। तो शुष्क खेती का पैटर्न क्या रखेंगे भाई, आपको समझ में आएगा कि बहुफसली खेती क्या कहलाती है। बहुफसली खेती मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब अलग अलग फसलों को उगाना। तो भाई ये शुष्क क्षेत्रों में तो ये तो संभव है नहीं कि शुष्क क्षेत्रों में अपन अलग अलग फसलें उगाएं, भाई पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से अलग अलग फसलों को पानी देंगे। एक फसली खेती, मोनोक्रॉपिंग फार्मिंग, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग फार्मिंग, भाई मोनोक्रॉपिंग बिल्कुल चलेगा ये पैटर्न। तो आप समझ गए हो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है आपका बी, एक फसली खेती यानी मोनोक्रॉपिंग फार्मिंग। मोनोक्रॉपिंग फार्मिंग जो है बरानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फेमस है। एक फसल अपन कोई भी लगा देते हैं मोनोक्रॉपिंग, जैसे आपको पता है भाई सबसे ज़्यादा सूखे के लिए रेजिस्टेंट फसल ज्वार है, तो भाई ज्वार ही लगा दी, एक फसली है, एक फसली है ना। बहुफसली में अलग अलग फसल लगाते हैं। अभिराम खेती आपको पता ही रिले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि भाई अभिराम खेती में कितनी फसलें उगा सकते हैं, तो लगातार 4 फसलें बोई जाती हैं अभिराम खेती, रिले खेती में। अभिराम खेती में लगातार कितनी फसलें आपसे कोई पूछ रहे तो 4 फसलें लगातार एक भाई एक 4 फसलें बोई जाती है, जैसे कि वो दिया धान के बाद आलू, आलू के बाद गेहूं के बाद लोबिया, तो ये होता है अभिराम खेती। अभिराम खेती में आपसे कोई सच्च सघनता भी पूछ सकता, तो 400% इसकी सच्च सघनता होती है, ठीक है, अभिराम खेती की, है ना। तो ये आपका इस प्रकार के मैंने आपको बता दिया कि इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम आपसे बात करें तो CIMMYT संबंधित है, यानी सिमिट किससे संबंधित है, गेहूं और जौ से, यानी बीट और बारले से, गेहूं और धान से, गेहूं और मक्का से, जौ और मक्का से। तो किससे संबंधित है, सिमिट एक अनुसंधान संस्थान है, ये कार्यक्रम चला हुआ था सिमिट करके, तो ये किससे संबंधित है, तो आपका गेहूं और मक्का से ये संबंधित है सिमिट। इसका सही आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका सही आंसर क्या है आपका, गेहूं और मक्का से संबंधित है सिमिट। ये प्रीवियस के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम 8 की बात करते तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रीष्मकालीन मक्का सर्वाधिक किस राज्य में उगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रीष्मकालीन मक्का किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। आप इसका आंसर एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ग्रीष्मकालीन मक्का सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो दोस्तों जो है ग्रीष्मकालीन मक्का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीष्मकालीन मक्का अपना बिहार में उगाया जाता है। इसका सही आंसर आपका सी है, यानी ग्रीष्मकालीन मक्का अगर आपसे कोई पूछता है कहाँ उगाया जाता है तो बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रीष्मकालीन मक्का चलता है। बट दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मक्का सबसे ज़्यादा उगाया किस राज्य में जाता है, ठीक है। यहाँ तो ग्रीष्मकालीन मक्का की बात हो रही, बट सबसे ज़्यादा मक्का जो है भारत में कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा मक्का उगाया जाता है हमारे देश का, बट मक्के का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है अपना कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में मक्के का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और उगाया सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, कर्नाटका में, जबकि ग्रीष्मकालीन मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, बिहार में। तो ये क्वेश्चन आपके रहे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पत्तियों में जल विभव मापा जाता है, द वाटर पोटेंशियल इज लीव्स ऑन मैन्यूज्ड, यानी पत्तियों में जल विभव कैसे नापा जाता है, वाटर पोटेंशियल कैसे काहे से नापी जाती है भाई, जल विभव। तो जल विभव पीजोमीटर द्वारा नापा जाता है क्या,
प्रेशर चैम्बर द्वारा नापा जाता है, या बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है, या एनेमोमीटर। तो किसके द्वारा जो है पत्तियों में जल विभव मापा जाता है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। तो जो प्रेशर चैम्बर है पत्तियों में, वो बी प्रेशर चैम्बर इसका सही आंसर है आपका। पत्तियों में जल विभव नापने के लिए प्रेशर चैम्बर का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका बी है, यानी प्रेशर चैम्बर जो है पत्तियों में जल विभव नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम आपसे बात करें पीजोमीटर की, तो पीजोमीटर जो है दोस्तों भू सतह से जल मापने के उपयोग किया था। भू सतह में जल मापने के लिए जो है पीजोमीटर का उपयोग किया था। लिख लीजिएगा दोस्तों, पीजोमीटर का उपयोग किस में किया था? भू सतह में जल मापने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए, वायु वेग मापने के लिए एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन का जो है विश्लेषण किया आपसे कि पीजोमीटर का जो उपयोग किस में किया जाता है? भू सतह से जल मापने में। प्रेशर चैम्बर का आपको पता है जल विभव मापने में, और बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने में, और वायु वेग का उपयोग एनेमोमीटर मापने में। ठीक है, तो ये मैंने आपको 9 क्वेश्चन के बारे में बता दिया। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 10वां क्वेश्चन दोस्तों है कि कितनी फसलों पर समर्थन मूल्य लागू होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी फसलों पर जो है समर्थन मूल्य लागू होता है। समर्थन मूल्य आपको पता है कि सरकार द्वारा कुछ फसलें होती हैं जिनका मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसको दोस्तों हम समर्थन मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो समर्थन मूल्य जो है आपका कितनी फसलों पर लागू होता है? क्या 22 फसलों पर लागू होता है, क्या 26 फसलों पर, या 15 फसलों पर, या 24 फसलों पर? तो समर्थन मूल्य जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो समर्थन मूल्य दोस्तों आपका है 24 फसलों पर जो है लागू होता है समर्थन मूल्य, है ना। इसमें सभी प्रकार की जो है अपनी सभी प्रकार की फसलें आती हैं। 24 इंपोर्टेंट खाद्यान्नी तिलहनी फसलें भी बहुत सारी आती हैं, सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, तो इनके जो है समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं समर्थन मूल्य। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता तो सरकार इनको अपने समर्थन जो मूल्य रहता है उसके भाव पर खरीदती है। आपको पता है कि समर्थन मूल्य समय समय पर जो है सरकार जैसे ही फसलों की बुवाई होती है उसके बाद जो है समर्थन मूल्य सरकार रिलीज कर देती है। तो ये आपकी 24 फसलों पर जो है समर्थन मूल्य लागू होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? विच इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? कपास को, जूट को, या ज्वार को, या कोकोआ। ठीक है, तो जो है सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? देखो आपको पता है कपास को तो देखो सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अब बचा जूट, तो आपके जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है, लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि जूट जो है रेशे का काम आता है जूट, तो जूट को जो है सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। कपास को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगर हम बात करें इनकी गठान का वजन, इनकी क्योंकि कपास को पता है गठान से तौला जाता है। ठीक है, तो इनकी जो गठान कब जूट के गठान की हम बात करते हैं 180 किलो के आसपास जो है इनकी एक गठान का वजन होता है। तो कपास को अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है नापने की गठान। ठीक है, अलग अलग इकाइयाँ होती हैं इनको नापने की। अगर हम बात करें कोकोआ की, तो कोकोआ को गॉड ऑफ फूड कहा जाता है ना। कोकोआ को क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ फूड, लिख लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, और कोकोआ कई बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है हॉर्टिकल्चर में कि कोकोआ क्या कहा जाता है। तो कोकोआ एक मतलब देखिए चाय पत्ती वगैरह होती है ना, कॉफ़ी होती है, कुछ इसी प्रकार से ये कोकोआ होता है। तो कोकोआ को जो है गॉड ऑफ फूड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्राउन रेवोल्यूशन दोस्तों आप ये खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग से क्या, बायोडीजल, दूध उत्पादन, या भिंडी उत्पादन यानी परभनी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको आंसर तो समझ में आ गया वो कि इसका क्या है, जो है भूरी क्रांति दोस्तों जो है खाद्य प्रोसेसिंग यानी फूड प्रिजर्वेशन से संबंधित है। यानी इसका सही आंसर जो है आपका ए इसका सही आंसर है। भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है? ब्राउन रेवोल्यूशन जो है खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है ना। और आपको जैव ईंधन की हम बात करें तो बायोडीजल जो है ये काली क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन आपको पता है मिल्क प्रोडक्शन श्वेत क्रांति। भिंडी आपको पता है परभनी रेवोल्यूशन, परभनी क्रांति, भिंडी को परभनी बोलते हैं, इसको ओकरा भी बोलते हैं, आपको पता है भिंडी का। एबल मॉस का सेस्क्यूलेंट है जिसका बॉटनिकल नेम है ना। 2n बराबर अगर बात किया तो 306 के आसपास जो है इसमें अगर गुणसूत्र होते हैं भिंडी में, सबसे ज़्यादा जो है गुणसूत्र इसी में होते हैं भिंडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है लैब टू लैंड योजना कहाँ से प्रारंभ की गई थी? यानी लैब टू लैंड जो योजना है कब प्रारंभ की गई थी, किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, तो लैब टू लैंड जो आपकी योजना है ये ICAR ने जो है प्रारंभ की थी। क्या था का ICAR का सिल्वर जुबली ईयर था। 50 साल जो ICAR ने अपने पूरे किए थे, तो 50 साल जब ICAR ने अपने पूरे किए तो उस खुशी में जो है सिल्वर जुबली ईयर मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था भाई?
1979 में आपका जो है ये मनाया गया था। सिल्वर जुबली ईयर आईसीआर के द्वारा मनाया गया था, 1979 में मनाया गया था, जो कि क्या था, लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से खेतों तक ये एक प्रकार की योजना प्रारंभ की गई थी, जो किसके द्वारा, आईसीआर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका सही आंसर आपका ए है। कब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, कि लैब टू लैंड योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो आईसीआर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 1979 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, क्यों की गई थी भाई, क्योंकि सिल्वर जुबली चल रही थी उस साल, आईसीआर को जो 50 साल पूरे किए थे इस खुशी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है, हु इज प्रेसिडेंट इन आईसीआर। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर लोगों को ये क्वेश्चन पता नहीं होगा क्योंकि वो लगा देंगे आंसर कुछ और ही। तो आईसीआर का जो है अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं क्या, कृषि मंत्री होते हैं क्या, कृषि योजना मंत्री होते हैं, या मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका जो है मुख्यमंत्री, आपको दिख गया होगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो क्या कौन होते हैं भाई, आईसीआर के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आईसीआर को अध्यक्ष होते हैं आपके वो कृषि मंत्री होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होते हैं वो आईसीआर के अध्यक्ष होते हैं। इसका सही आंसर आपका बी है। तो जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो जो हैं आपके आईसीआर के वर्तमान अध्यक्ष। आपको वर्तमान में पता है कि कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं आपके कृषि मंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है भाई कि निम्न में से रेशे वाली फसल का चुनाव कीजिए। रेशे वाली इनमें से फसल कौन सी है, उसने पूछा है कि निम्न में से रेशे वाली फसल कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखे हैं, चूज द फाइबर क्रॉप्स इन फॉलोइंग, है ना। तो उसमें सबसे पहला उसने ऑप्शन दे रखा है क्या, एविना फटुआ। एविना फटुआ मतलब आप समझ रहे हो, एविना फटुआ किसको बोलते हैं, तो एविना फटुआ जो है आपका जई, यानी ओट को एविना फटुआ कहा जाता है, ठीक है। तो एविना फटुआ किसको कहा जाता है, जई। तो जई तो रेशे वाली फसल है नहीं, क्योंकि जई चारे वाली फसल है। अब सैनिक्रिस सिलेरियस, ये किसका बॉटनिकल नेम है भाई, सैनिक्रिस सिलेरियस जो है अंजन घास का बॉटनिकल नेम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता रहता है, ठीक है। सैनिक्रिस सिलेरियस आपको याद होना चाहिए, इनके बॉटनिकल नेम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एविना फटुआ जो है जई का हो गया, तो चारे वाली फसल। सैनिक्रिस सिलेरियस यानी अंजन घास है, इसको तो घास ही है, मतलब चारे वाली फसल। पेनिसेटम परप्यूरियम, पेनिसेटम जो है परप्यूरियम, ये क्या है दोस्तों, पेनिसेटम परप्यूरियम नेपियर घास है, ठीक है। इसको हाथी घास भी बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नेपियर घास को क्या बोलते हैं, हाथी घास भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पेनिसेटम परप्यूरियम है, ये नेपियर घास का बॉटनिकल नेम है, तो ये भी नहीं हुई, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आपके गए। अब बचा क्या, हिबिस्कस कैन्नाबाइनस। हिबिस्कस कैन्नाबाइनस आपको पता है किसका बॉटनिकल नेम, पटसन। पटसन को इंग्लिश में नॉफ भी बोलते हैं, नॉफ, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिबिस्कस कैन्नाबाइनस, यानी किसका हो गया, पटसन का। पटसन को आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पटसन को बोलते हैं किनॉफ, किनॉफ बोलते हैं पटसन को, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में पटसन को किनॉफ बोलते हैं, यानी हिबिस्कस कैन्नाबाइनस जो है पटसन का बॉटनिकल नेम। पटसन एक रेशे वाली फसल है। अच्छा, रेशे वाली फसल कौन कौन सी है, तो रेशे वाली फसल जो है आपकी, आपको पता भाई कपास तो हो ही गई, क्योंकि 80% क्षेत्रफल पर भारत में यही उगाई जाती है। कपास हो गई, कपास के बाद जूट हो गई, जूट के बाद सनई हो गई, जिसको सनहम भी बोलते हैं, ढैंचा हो गई, इसके बाद पटसन हो गई। तो ये आपकी 5 जो है रेशे वाली फसल है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है भाई, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट द्वारा किस संस्थान की जो है स्थापना की गई थी। रॉयल कमीशन जो है ये अमेरिका में है, रॉयल कमीशन दोस्तों। तो इसके द्वारा किस संस्थान की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपकी ये रहे, IARI की, ICAR की, या GUPT यानी पंतनगर की बात करें, GV पंतनगर, या NDRI करनाल में है दोस्तों। तो किसकी स्थापना की गई थी, रॉयल कमीशन के द्वारा। तो रॉयल कमीशन के द्वारा जो है ICAR की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है आपका बी, बी इसका सही आंसर है, यानी ICAR की स्थापना की गई थी रॉयल कमीशन की। तो ये आपका, इसका सही आंसर आपका बी। भाई ICAR की स्थापना कब की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, 16 जुलाई। कब, 16 जुलाई जो है आपका इसका 16 जुलाई 1929। कब, 1929 लिख लीजिएगा दोस्तों। 16 जुलाई 1929 को जो है ICAR की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रॉयल कमीशन द्वारा जो है ICAR की स्थापना की गई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, किस प्रकार की फसलों को जैविक कीटनाशक कहा जाता है। जैविक कीटनाशक यानी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो किस प्रकार की फसल है भाई जिसको जैविक कीटनाशी कहा जाता है। एक प्रकार की फसलों के प्रकार होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जैविक कीटनाशी फसलें होती है। ट्रांसजीनियस क्रॉप, टेरिमाइटेड क्रॉप्स, टर्माइट्स क्रॉप्स, जर्नल क्रॉप्स, या हाईटेक क्रॉप्स। तो आपका इसका सही आंसर है ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। ये जनरली आप BSc एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं इन क्रॉप्स के बारे में, बट ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ना। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ट्रांसजीनियस क्रॉप्स, तो इसका आपका सही आंसर क्या है, ट्रांसजीनियस क्रॉप है जो भी जैविक कीटनाशी
कहा कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्या क्वेश्चन बार बार बेसिक में जो एग्रीकल्चर बेसिक्स है ना उसमें क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये खिंचाव नापने का यंत्र है। द स्ट्रेंथ गेज इज, मतलब खिंचाव नापने का यंत्र कौन सा है? एनेमोमीटर है क्या, डायनेमोमीटर है, या हाइड्रोमीटर है, या पीजोमीटर है? ठीक है, पीजोमीटर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ और एनेमोमीटर के बारे में भी आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि एनेमोमीटर आपको पता है वायु वेग मापने में एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो गया। डायनेमोमीटर जो है खिंचाव मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका डायनेमोमीटर, इसका आपका सही आंसर क्वेश्चन ऑप्शन आंसर आपका बी सही है। खिंचाव मापने के लिए डायनोमीटर का उपयोग किया था। हाइड्रोमीटर जो है जलमापी, पीजोमीटर आपको पता है भू स्तर जलमापी का उपयोग करता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोमीटर का मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है यूरोपीय पालक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नंबर क्रोमोसोम इन यूरोपीय स्पाइनस, यानी जो यूरोपीय पालक होती है उसमें कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? मैंने कम्युनिटी टैब में भी शायद आपसे क्वेश्चन पूछा था, बट मैंने यूरोपीय नहीं पूछा था, वो देसी का पूछा था। तो यूरोपीय पालक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 14 होती है, यानी द्विगुण डाइप्लॉइड 14 होती है क्या? डाइप्लॉइड 2n बराबर 20 होती है क्या? या 2n बराबर 24 या 2n बराबर 16, यानी डिप्लॉइड। तो इसका आपका जो यूरोपीय पालक होती है उसमें 2n बराबर जो आपके 16 क्रोमोसोम होते हैं। ये लिख लीजिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछते हैं बार बार। 2n बराबर कितने होते हैं? 16 जो है यूरोपीय पालक में होते हैं, है ना। और 2n बराबर अगर कोई पूछे तो 2n बराबर जो है 12 देशी पालक में होती है। ठीक है, तो ये आप बता दीजिएगा, क्योंकि यूरोपीय पालक अलग होती है, देशी पालक अलग होती है। ठीक है, विलायती पालक भी उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में धान उत्पादन करने वाला अग्रणी देश कौन सा है? विच इज द लीडिंग कंट्री प्रोडक्टिंग पैडी इन द वर्ल्ड। धान के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? रसिया है, चाइना, इंडिया या यूएसए। तो जो है धान के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है? तो वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री जो है धान के उत्पादन में वो है बी, आपकी चाइना। चाइना आपकी वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडिंग कंट्री है राइस प्रोडक्शन में, है ना। तो आपकी चाइना जो है विश्व में चावल के उत्पादन में जो है नंबर 1 पे आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है बीटी कॉटन जनक बीटी कॉटन के जनक कौन है? मतलब बीटी कॉटन के जनक किसे कहा जाता है? बीटी कॉटन किसने विकसित किया, है ना। आपको पता है कि बीटी कॉटन जो है किसने उपयोग, बीटी कॉटन में कौन सा जो है वायरस डाला गया था? बेसिलस थोरेंजेंसिस, आपको पता है, ये आपको बेसिकली पता ही होगा, ये नॉर्मली हर एग्रीकल्चर से स्टूडेंट्स उसको पता है। हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ बीटी कॉटन? तो बीटी कॉटन का जो है पिताजी कौन है ना। तो बीटी कॉटन के पिताजी के बारे में आपको बताना है कि बीटी कॉटन के जो है पिताजी कौन है आपके, है ना। तो बीटी कॉटन ऑप्शन आपको दे रखे हैं सी.टी. पटेल, सी.डी. माई, के.एल. चड्डा या जे.एस. खुश। कौन है आपके बीटी कॉटन के जनक? तो बीटी कॉटन के जनक आपके कहे जाते हैं सी.डी. माई। ऑप्शन नंबर बी, सी.डी. माई जी को बीटी कॉटन का जनक कहा जाता। फादर ऑफ बीटी कॉटन किनको कहा जाता? सी.डी. माई को। संकर मतलब हाइब्रिडाइजेशन कॉटन को विकसित किसने किया? सी.टी. पटेल जी ने। यानी संकर कपास को जो कि विकसित किया वो किसने किया? सी.टी. पटेल ने। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सी.टी. पटेल ने जो है संकर कपास को विकसित किया है। सी.डी. माई जी ने बीटी कॉटन को विकसित किया है ना। के.एल. चड्डा जो हैं आपके सुनहरी क्रांति के जनक हैं। ठीक है, सुनहरी क्रांति के जनक हैं। जे.एस. खुश आपको पता है सुपर राइस के जनक हैं। कौन है? जे.एस. खुश जी आपके सुपर राइस महादान जिसको बोलते हैं, सुपर राइस के जनक कौन है आपके? नोट कर लीजिएगा, सुपर राइस के जनक आपके जे.एस. खुश है। मैंने चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन क्या है। सी.टी. पटेल जो आपको पता है भाई कौन है, संकर कपास के। सी.डी. माई बीटी कॉटन के। के.एल. चड्डा आपके सुनहरी क्रांति के। और जे.एस. खुश आपके सुपर राइस के जनक है। ठीक है, बट इसका आंसर आपका बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है प्याज में और लहसुन अनुसंधान निर्देशालय निम्न स्थान पर स्थित है। यानी प्याज और लहसुन जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे स्थित है? द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ऑन ऑनियन एंड गर्ल्स इन इंडिया इज लोकेटेड। यानी निर्देशालय की बात कर रहा है, ना कि इंस्टीट्यूट की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ना कि किसकी बात कर, निर्देशालय की बात कर रहा है वो, ना कि इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है निर्देशालय की बात करता है तो निर्देशालय में आपको आंसर क्या देना है? नासिक। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ये रहे, मैंने आपको ऑप्शन पहले ही बता दिए थे, पूना, नासिक, बेंगलोर और मुंबई। तो नासिक जो है इसका सही आंसर। प्याज और लहसुन का जो है निर्देशालय कहाँ पे है? नासिक में। अगर सब्जी का अनुसंधान आपसे कोई पूछता है, ठीक है, सब्जी अनुसंधान में सभी प्रकार की सब्जियां आ जाती है, तो वो आपका कहाँ है? बनारस में।
आपको नोट कर लिए दोस्तों, सब्जी अनुसंधान कई बार पूछता है वो कि बनारसी में जो है आपका क्या है, सब्जी अनुसंधान संस्थान है, यानी आपका वेजिटेबल इंस्टीट्यूट बनारस में स्थित है। ठीक है, अब आपसे वो कोई भी पूछ ले भाई प्याज का अनुसंधान कहाँ है, तो आपको बनारस पता होना चाहिए, क्योंकि सभी सब्जियों का उधर ही है। ठीक है, एक ही अनुसंधान है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है, पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, द फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पहला भारत में पहला केंद्रीय और कृषि विश्वविद्यालय कहाँ वो आपका स्थापित हुआ इम्फाला में, जो आपका मणिपुर में है, इम्फाला। ठीक है, आपको पता होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय ये जो कि आपके कहाँ है, मणिपुर में है। 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया आपका इम्फाला, एक इम्फाला मणिपुर वाला हो गया ये, और नंबर 3 पे आपका झांसी में है। ये 3 जो है आपके जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो आपको पता है। तो इसका आपका 23 नंबर का सही आंसर है आपका इम्फाला। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर का 24 की हम आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्न में से कौन से समूह लघु द्विवर्षीय पौधे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज शॉर्ट डे प्लांट, मतलब SDP यानी शॉर्ट डे प्लांट है, इनमें से कौन कौन है। उसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, वीट, सोयाबीन, बाजरा, यानी गेहूँ, सोयाबीन और बाजरा। तो ये आपके लघु द्विवर्षीय जो है प्लांट है क्या, है ना। तो ये आपके जो है लघु द्विवर्षीय प्लांट है क्या, बीट, सोयाबीन, बाजरा, मेज, लोबिया और बाजरा, नॉन ऑफ दीज, या बीट, मस्टर्ड और ग्राम, मतलब गेहूं, सरसों और चना, ये आपके SDP शॉर्ट डे प्लांट है क्या, नहीं भाई। 24 में जो है आपका बी इसका सही आंसर है, यानी कौन कौन से, मेज, लोबिया और बाजरा, यानी मक्का, लोबिया और बाजरा जो है SDP यानी शॉर्ट डे प्लांट है। के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में, किसी ना किसी टॉपिक से ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि कौन शॉर्ट डे है, कौन लॉन्ग डे है, कौन डे न्यूट्रल है। तो ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से प्लांट है जो है SDP है, यानी शॉर्ट डे प्लांट है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ शॉर्ट डे प्लांट याद करने की, JBL MMS, ये आपको याद होना चाहिए, यानी ज्वार, बाजरा, लोबिया। ठीक है, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का, मूंग और सोयाबीन, ये आपके जो है SDP प्लांट है, यानी शॉर्ट डे प्लांट है आपके। कौन कौन से, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मूंग, मक्का और सोयाबीन, ये आपके शॉर्ट डे प्लांट है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, तो आपका इसका जो है आंसर बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 बोला, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया गया यंत्र है, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ मैन्योज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या, पायरोनोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या, बैरोमीटर का या हाइड्रोमीटर का। ठीक है, तो थर्मोमीटर का तो आपको पता है कि भाई तापमापी में जो है इसका उपयोग किया जाता है थर्मोमीटर का। ठीक है भाई, पायरोनोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसका सही आंसर आपका बी है। नोट कर लीजिएगा, जो है इसका सही आंसर आपका बी है, यानी जो सापेक्ष आर्द्रता है, यानी सापेक्ष आर्द्रता जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो इसको जो है अपन पायरोनोमीटर से मापते हैं। ये आप याद कर लियो कि हर बार 1-2 क्वेश्चन यंत्रों से पूछता है नॉर्मली, है ना। और जो आपको बैरोमीटर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई जो बैरोमीटर है वो वायु जो है वेग मापी का उपयोग करता है, वायु दाब मापने के लिए जो है बैरोमीटर का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर का आपको पता ही है। ठीक है, थर्मोमीटर का भी आपको पता है। कुछ क्वेश्चन नंबर 26 क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 है, सरकार ने फसल बीमा योजना मतलब किसके लिए शुरू की थी, फसल बीमा योजना। उनका सरकार की जो फसल बीमा योजना शुरू हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि क्यों वो फसल बीमा की उसको राशि किसान को मिले, किस उद्देश्य पर जो है राशि मिले। क्वेश्चन का ये जो है पूछने का तरीका है, द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम फॉर, भाई क्यों दी थी वो सरकार ने फसल बीमा योजना। तो इसलिए भाई क्या फसल सूखे के खतरे के लिए, या फसल मतलब सूख जाए तब वो फसल बीमा की जो राशि मिलती है, या मृदा समस्या हो तब वो राशि मिलती है, या खरपतवार संक्रमण, आपके खेत में बहुत सारे खरपतवार हो, आपकी फसल मर जाए तो आपको क्या फसल बीमा का लाभ मिलेगा, या कीट आक्रमण, क्या आपकी फसल पर सॉइल अटैक जो है कीट जो है इंसेक्टिसाइड अटैक कर देंगे तो क्या उससे आपको लाभ मिलेगा फसल बीमा योजना का। ये इनके कहने का मतलब था क्वेश्चन का। तो जो है आपका इसका सही आंसर है आपका ए,
यानी आपकी जो है सूखे, अगर आपकी फसल सूख जाती है सूखे से, तो आपको जो है फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बाकी आपकी अगर मृदा समस्या हो खेत में तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। खरपतवार संक्रमण, कीट आक्रमण, तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको लाभ किससे मिलेगा? सूखे के खतरे से। अगर आपकी फसल सूखे से खतरे से मर गई है, खराब हो गई है, तो वो आपको इससे जो है फसल बीमा योजना से लाभ मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका? नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है गन्ना, सरसों, प्याज, आलू उदाहरण है। यानी ये जो फसलें हैं इन्हें आप समझ रहे हैं कि शुगर कैन, मस्टर्ड, ऑनियन, पोटैटो इज एग्जाम्पल। ये कौन सी इन्हें एग्जाम्पल देते हैं? फसलों के प्रकार दे रखे हैं, ये कौन सी फसल के जो है प्रकार हैं इन्होंने दे रखे हैं। तो गन्ना, आप समझ रहे हैं गन्ना कितना ऊंचा होता है, सरसों की ऊंचाई, अलग अलग ऊंचाई की जो फसलें उगा रखी है, अब आप समझ गए होंगे, है ना, कि गन्ना प्लस सरसों और आलू प्याज उदाहरण है। तो ये दो आपको बहुस्तरीय सचिन, आप समझ गए होंगे बिल्कुल। मल्टी स्टोरेज, इसका जो आपका सही आंसर आपने पकड़ लिया होगा कि मल्टी स्टोरेज जो है बहुस्तरीय, क्योंकि अलग अलग आप देख सकते हैं, गन्ना, गन्ना के बाद सरसों, सरसों के बाद प्याज, है ना। तो ये मल्टी स्टोरेज की जो है यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो मल्टी स्टोरेज जो इसका आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इससे ही समझ गए। क्वेश्चन नंबर ए जो है आपका 27 का ए जो है आपका ऑप्शन सही है, यानी बहुस्तरीय सस्यन जो है आपका सही है। मल्टी स्टोरेज जो है इसका आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहक्रियाशील भाई सस्यन क्या है भाई? सहक्रियाशील सस्यन किसको बोलते हैं? तो सिनर्जीनिक क्रॉपिंग उसको बोलते हैं। जैसे कि अपन ने दो खेत में दो फसल लगाई, मैंने पहले भी आपको इसी के बारे में समझाया था। दो खेत में अपने दो फसल लगाई, अलग अलग फसल लगाई भाई। एक के साथ ने क्या, गन्ना लगा दिया और आलू लगा दिया, अलग अलग फसल लगाई, पर उपज उनकी क्या है, शुद्ध फसल के बराबर होनी चाहिए। जैसे शरदकालीन, इसको उदाहरण जो है, अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं, शरदकालीन गन्ने के साथ आलू। अगर आप शरदकालीन गन्ने के साथ आलू उगाते हो तो आपको जो है उपज में जो है आपको शुद्ध फसल के बराबर ही मिलेगी। जैसे कि आप सिंगल क्रॉप खेत में लगाते हो, माना कि भाई अपन ने सक्रिय आबादी की जगह क्या था, अपन भाई इन दोनों फसलों को ना उगा के एक फसल को उगाते, ठीक है, तो अपने क्या भाई, अपने को 1,000 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, अब अपने को क्या, इन दोनों फसलों को उगाकर भी 1,000 का लाभ होता है, तो वो जो फसल अपने को मिलेगी वो क्या कहलाएगी? सहक्रियाशील सस्यन। वो पैटर्न क्या कहलाएगा? सहक्रियाशील सस्यन कहलाएगा। तो ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, समांतर सस्यन क्या कहलाता है भाई? पैरेलल क्रॉपिंग क्या कहलाती है? इसमें क्या होता है कि भाई अलग अलग फसलें लगाई जाती है, तो उनके बीच जो अलग अलग फसलें लगाई जाती है, ऐसी फसलें चूज करनी चाहिए कि उनके बीच जो है शून्य प्रतियोगिता हो। क्या हो? शून्य प्रतियोगिता, एक दूसरे से किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता ना करें। जैसे उदाहरण के लेके चले अपन, एक कपास के साथ अगर मूंग, उड़द या सोयाबीन लगा दें, तो क्या कोई किसी प्रकार का कंपटीशन होगा? नहीं होगा। कपास में अलग कीट लगते हैं तो मूंग और उड़द में अलग कीट लगते हैं। ये कपास जो है मालवेसी कुल से है, वो लेग्यूमिनेसी कुल से है, तो दोनों का कुल भी अलग हो गया, गुणसूत्र भी अलग हो गए, एनवायरमेंट भी अलग हो गया, तो हर चीज़ जो है अलग अलग हो गई। तो शून्य प्रतियोगिता मतलब किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं है, तो वो समांतर या पैरेलल क्रॉपिंग है। ठीक है, इसके बाद सहचरी सस्यन। सर्च सस्यन मतलब कंपेनियन क्रॉप, मतलब शुद्ध फसल के बराबर ही उपज मिलती है। ये कुछ अगर बात किया सहक्रिय आबादी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है इसका सही आंसर आपका आगर इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल, द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? बरसी में क्या गेहूं है, क्या धान या सरसों? तो जो है भारत की मुख्य खाद्यान्न, अगर हम फसल की बात करें तो जो है आपकी राइस जो है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल आपकी भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। एक ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान किन क्रॉप्स कर रहा है? तो वो ऑप्शन दे देता है भाई बहुत सारे। तो हरित क्रांति में अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है दो क्रॉप्स का रहा है, गेहूँ और धान का। गेहूँ और धान का हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान रहा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 29 है भाई केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। आपने इसके बारे में बिल्कुल सुना होगा भाई। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब प्रारंभ हुई थी? व्हेन डिड द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट? यानी आपकी किसान क्रेडिट कार्ड है वो योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1998 से 1999 में, क्या 1956 से 1957, 1976 से 1977, 1989 से 91। तो ये जो आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो आपकी ऑप्शन इसका सही आंसर आपका ए है। 1998 से 1999 में आपकी जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी, आपको पता है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर है ये क्वेश्चन आपका कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा गया है और आपका MPPAT में तो आता ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करें, नया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, अभी एक भी बार एग्जाम में पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भाई? यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई?
ये कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, उद्यानिकी और वानिकी यानी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों जो है विश्वविद्यालय है ये हिमाचल प्रदेश में है। आपका बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है ये। तो इसकी स्थापना पूछ रहा कब हुई भाई, 1 जनवरी 1980 को हुई थी क्या, 1989 में, 25 जुलाई 1989, 1 दिसंबर 1985 या 5 मार्च 1988। तो जो आपका यशवंत राव जो है इसकी स्थापना अपनी हुई थी 1 दिसंबर 1985, यानी आंसर जो इसका सी इसका सही आंसर है, यानी 1985 में जो आपका यशवंत राव की स्थापना हुई थी। ठीक है, नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा भाई मृदा दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज सॉइल डे सेलिब्रेट। तो मृदा दिवस जो है आपको पता है कब मनाया जाता है, 5 जुलाई को नहीं मनाया जाता भाई। 5 जुलाई को फिर क्या मनाया जाता है, 5 जुलाई को जो है आपको पता भाई 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है। 5 जुलाई को आपको पता है कि अपना 5 जुलाई को भाई 5 जुलाई को आपको मनाया जाता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई को आपको मनाया जाता है विश्व जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 16 जुलाई को ICAR दिवस और 5 दिसंबर को जो है सॉइल दिवस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है, याद रखिएगा 5 दिसंबर जो है सॉइल डे मनाया जाता है। ICAR 16 जुलाई 1929 को जो है आपको पता है स्थापना हुई थी। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, पर्यावरण दिवस 5 जुलाई। ठीक है, और इसका सही आंसर आपको पता लग गया, जो इसका डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे देश में सर्वाधिक संख्या किस प्रकार के किसान की है। यह पूछ रहा है हमारे देश में सर्वाधिक किस प्रकार के किसान मिलते हैं हमारे देश में। तो टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मिंग इन अवर कंट्रीज़। इनमें किस प्रकार के किसान के प्रकार दे रखे हैं, सीमांत जोत के किसान मिलते हैं यानी मार्जिनल होल्डिंग, छोटी जोत के मिलते हैं, मध्यम जोत के या बड़ी जोत के। तो किस प्रकार के हमारे देश में किसान पाए जाते हैं, आपको पता है जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे देश में जो है सीमांत जोत के किसान पाए जाते हैं, ना कि छोटी जोत के, सीमांत जोत के किसान पाए जाते हैं। अब भाई सीमांत जोत के किसान किस प्रकार के होते हैं, तो सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, अधिकतर 60% लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से जो है ज़मीन कम है, सीमांत किसान उन्हीं को बोलते हैं अपन। 60% यही किसान है हमारे देश में, तो सीमांत किसानों की हमारे देश में जो संख्या ज़्यादा है, 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है इनके पास। भाई छोटी जोत के कौन कहलाते हैं, छोटी जोत के वो कहलाते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर की ज़मीन है, यानी औसतन 2 हेक्टेयर अपन ले सकते हैं। तो 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर जिनके पास है वो क्या कहलाते हैं, छोटी जोत के किसान कहलाते हैं। मध्यम जोत अपनी 4 से 10 तक चलती है, बड़ी जोत जो है 10 हेक्टेयर से अधिक तक चलती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, सीमांत जोत की हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है भाई, एग्रोनॉमी का संबंध किससे है, एग्रोनॉमी इज रिलेटेड टू, एग्रोनॉमी किससे संबंधित रखती है भाई, है ना, अपने को टॉपिक उसी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन सीट लगा रहा है। तो एग्रोनॉमी किससे संबंधित है, भूमि प्रबंधन से, सॉइल मैनेजमेंट से क्या, पशु चराने से क्या, है ना, किससे संबंधित है भाई बताएं। तो एग्रोनॉमी पशु चराने से या मिट्टी चढ़ाने से या खेती करने से। तो जो आपकी एग्रोनॉमी है वो है, मैं बताऊँ आपको, भूमि प्रबंधन से। आप इसमें वर्ड में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, एग्रो का मतलब क्या होता है, एग्रो का मतलब होता है आपका भूमि। ठीक है, प्लस नोमी का मतलब क्या होता है, नोमी का मतलब होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो आपका इसलिए भूमि और प्रबंधन यानी आपका ये जो है इसका सही आंसर है सॉइल मैनेजमेंट, भूमि प्रबंधन। भूमि का प्रबंधन जो है एग्रोनॉमी का अर्थ है। ठीक है, याद रखिए, कई बार पूछता है। और एग्रोनॉमी जो है आपका, एग्रोनॉमी पूछता है कई बार एग्जाम की, एग्रोनॉमी किस भाषा का वर्ड है। तो एग्रोनॉमी जो है आपका मैं बताऊँ को ग्रीक भाषा का वर्ड है, याद रखिए, ना कि लैटिन, ग्रीक भाषा का आपका जो वर्ड है एग्रोनॉमी। ठीक है, तो आपका भूमि प्लस प्रबंधन एग्रोनॉमी का अर्थ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है भाई, अनार का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ पोमग्रेनेट। तो अनार का इसने वैज्ञानिक नाम पूछा है भाई। तो अनार का आपको याद होगा, अगर आपने हॉर्टिकल्चर पढ़ी होगी एक भी बार, तो आपको अनार का वैज्ञानिक नाम याद होगा, प्यूनिका ग्रैंटम, पायरस मेलस, जगलेंस रीजिया या फाइलेंथस सिम्बालिका। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर आ गया होगा कि प्यूनिका ग्रैंटम जो है अनार को आपको पता है पोमेग्रेनेट बोलते हैं। तो प्यूनिका ग्रैंटम जो है अनार का बॉटनिकल नेम है, याद रखिएगा। पायरस मेलस जो है सेब का बॉटनिकल नेम है। जगलेंस रीजिया बेर का जगलेंस रीजिया जो आपका बेर का नहीं है, ये जगलेंस रीजिया मैं आपको बता दूंगा, ये अभी कंफर्म नहीं है जगलेंस रीजिया का। मैं आप जगलेंस रीजिया अखरोट का, याद आ गया, जगलेंस रीजिया जो है अखरोट का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, और फाइलेंथस इम्बालिका जो है आपका आंवले का, याद रखिएगा, फाइलेंथस इम्बालिका जो है आपका किसका, आंवले का। आंवले को दोस्तों इंडियन गुजबेरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइलेंथस इम्बालिका जो है आपका आंवले का हो गया, प्यूनिका ग्रैंटम अनार का हो गया। तो आंसर जो आपका इसका सही आंसर ए है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें तो कृषक जगत तो कृषक दूत पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं। ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया पत्रिकाओं के बारे में, बट अभी तो क्वेश्चन एक भी बार नहीं आया, बट पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषक जगत पत्रिकाएं और कृषक दूत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। विच आर द मैगजीन कृषक जगत एंड कृषक दूत पब्लिश्ड। तो कृषक जगत कहाँ से क्या भोपाल से प्रकाशित होती है, दिल्ली, पंतनगर और पूना। तो कहाँ से प्रकाशित होती है, तो अपनी भोपाल से जो है कृषक जगत और कृषक दूत पत्रिकाएं भोपाल से प्रकाशित होती है। अगर आपसे कोई पूछे कृषि जगत तो कहाँ से, भोपाल से। कृषक दूत तो भोपाल से। ये दोनों पत्रिकाएं आपकी जो है भोपाल से प्रकाशित होती हैं, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 से आपका पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। पौधों की वृद्धि किससे ना मापी जाती है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, अगर आपने रेगुलेटर क्वेश्चन पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसका ये क्वेश्चन है कि जो आपका पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है, आपको पता होगा ये क्वेश्चन के बारे में। तो जो पौधों की वृद्धि वो है आपकी क्रिस्कोग्राफ से मापी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका बी है, इसका सही आंसर है आपका बी। ना तो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है ना डायनोमीटर से। तो क्रिस्कोग्राफ जो है आपको पता है किसने खोजा था, जेसी बॉस थे, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ही थे जेसी बॉस। तो इन्होंने जेसी बॉस ने खोजा था। तो वो एक ऐसा यंत्र था जो पौधों को 10,000 गुना वृद्धि दिखाता था पौधों की, क्रिस्कोग्राफ, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके कई बार टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आएगा, अगर आप लगा रहे होंगे कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो ये आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा कि अंतरराष्ट्रीय सस्यन प्रणाली में गेहूं एवं सरसों का अनुपात, द रोटेशन ऑफ बीट एंड मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। यानी आपका अंतर सेशन में गेहूं और अगर खेत में बोते हैं इंटर सेशन में गेहूं और सरसों दोनों को, तो अनुपात क्या रखेंगे, रेशो क्या रखेंगे। तो बेस्ट, सबसे बेस्ट रेशो अगर हम आपको बताएं तो सबसे बेस्ट रेशो है 9.1। आपको असल में कहीं भी कुछ भी देखें 9.1 सबसे बेस्ट रेशो है। यानी 9:1 के अनुपात में अपन खेत में गेहूं और सरसों को उगाएंगे, यानी डी इसका जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। 9.1 के अनुपात में अपन उगाएंगे खेत में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती अपनाई जाती है। यानी सहकारी इज इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज कॉर्पोरेटिव फार्मिंग एडॉप्टेड। यानी सहकारी खेती अधिकतर कहाँ अपनाई जाती है, सहकारी खेती, यानी सब मिलजुल कर खेती करते हैं। खेती के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आपको पता है खेती को कौन कौन से प्रकार होते हैं। सहकारी खेती होती है, सहक्रियावादी खेती होती है, सहचर खेती होती है। तो ये कुछ खेती के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वो खेती जो सहचारी खेती है ये कहाँ अपनाई जाती है, तो सहचर खेती है जो अपनी वो इंग्लैंड में अपनाई जाती है। सब सहचर खेती सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा सहचर खेती चलती है। और भारत 39 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, भारत की औसत फसल चक्र गहन तक कितनी प्रतिशत है। भारत की औसत फसल चक्र गहन तक कितने % है। विच इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियन एवरेज क्रॉप रोटेशन डेप्थ। फसल चक्र गहन तक कितने % है, तो वह है अपनी डी। इसका आपका सही आंसर है डी 146, यानी 146% जो है आपकी भारत की फसल चक्र गहनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 है एग्रोनॉमी के जनक किसे कहा था। हु इज द नोन एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के जनक कौन है, क्योंकि अपना टॉपिक उसी का चल रहा है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी के जनक कौन है आपके, जेथरो टूल हैं, पीटर डे करेंजी, एजे बटलर या रॉबर्ट ब्राउन। तो जो आपके एग्रोनॉमी के जनक हैं वो आपके हैं पीटर डे करेंजी। पीटर डे करेंजी को एग्रोनॉमी का फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी कहा जाता है, पीटर डे करेंजी को। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, अपने पीटर डे करेंजी, है ना, ठीक है। जेथरो टूल को आपको पता है भाई, भूपरिष्करण का जनक किसको कहा जाता है, जेथरो टूल को, है ना, आपको पता होगा। और अगर बीट साइंस की मैं बोला तो जेथरो टूल को ही फादर ऑफ बीट साइंस किसको कहा जाता है, जेथरो टूल को, है ना। और एजे बटलर आपको पता ही है, एजे बटलर, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन का भी आपको पता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करें तो गन्ना पेड़ी अधिकतम कितने वर्षों तक लेनी चाहिए। ये न्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कभी ना कभी आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। गन्ना पेड़ी अधिकतम कितनी वर्षों तक लेनी चाहिए, फॉर हाउ मैनी ईयर्स एंड शुगर कैन ट्रीज शुड बी टेकन। यानी गन्ना पेड़ी अधिकतम कितने वर्षों तक लेनी चाहिए, 4 से 5 ईयर्स तक। गन्ना पेड़ी का पहले तो आप गन्ना पेड़ी का मतलब समझिए, क्या रहता है कि जैसे पहली वर्ष में आपने गन्ना लगाया, ठीक है। अब गन्ने का क्या रहता है कि भाई गन्ना काटने के बाद भी उगता है, तो वो पेड़ी होती है। सबने गन्ना लगाया था, इनमें रो बाई रो गन्ना लगाया था, आपने गन्ना काट लिया, फिर पानी दे दिया तो फिर वो उग जाता है, ऐसे ही फिर काट लिया फिर उग जाता है। तो ये कहलाता है पेड़ी लेना, बार बार पेड़ी लेना। तो वो पूछ रहा है कि कितनी बार तक पेड़ी लेनी चाहिए गन्ने की, तो 4 से 5 साल तक लेनी चाहिए क्या, 3 से 4 वर्ष तक लेनी चाहिए क्या, 2 से 3 वर्ष तक लेनी चाहिए या 7 से 8 वर्ष तक। तो गन्ना पेड़ी जो है
वो अपनी 2 से 3 वर्षों तक लेनी चाहिए। इसका सही आंसर आपका सी है। गन्ना पेड़ी जो है आपका 2 से 3 वर्षों तक लेना चाहिए। 2 से 3 वर्षों से अगर ज़्यादा आप गन्ना पेड़ी लेते हो तो फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं, ठीक है। गन्ना पेड़ी में अगर आपको कोई पूछे तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा लगता है गन्ना पेड़ी में, 320 किलो के आसपास 1 हेक्टेयर में, है ना। 2 से 3 किलो 2 से 3 ईयर्स तक जो है अधिकतम गन्ना पेड़ी लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 42 है, कृषि निर्यात में कृषि का हिस्सा कितने प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑन एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट? कृषि के निर्यात में कृषि का हिस्सा कितने परसेंट है? 15% या 15-19% या 10 से 12%? 10% या 12%? तो कितने परसेंट है कृषि के निर्यात, मतलब अपना एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं कृषि से संबंधित चीज़ें, है ना। बहुत सी चीज़ें आपको पता है कृषि से संबंधित है, कितनी परसेंट चीज़ें अपन बाहर निर्यात कर रहे हैं, है ना। तो जो इसका आपका सही आंसर है डी, यानी 12% जो है हम कृषि का जो है निर्यात कर रहे हैं। डी आपका जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में मूंगफली के प्रोडक्शन में भारत का कौन सा नंबर आता है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा नंबर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इंडिया का जो है ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर आता है, यानी इसका सही आंसर आपका बी है। मूंगफली के प्रोडक्शन में आपका इंडिया में अगर सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर किसका आता है? मूंगफली के आपके प्रोडक्शन में, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंडिया में अपना जो है नंबर आता है सेकंड मूंगफली के प्रोडक्शन में। तिलहनी फसलों के प्रोडक्शन में भी आपका थर्ड नंबर आता है इंडिया में, सेकंड नंबर आता है, सॉरी। तिलहनी फसलें जितनी भी होती हैं, कपास भी आपका हो गया, गन्ना भी हो गया, फल सब्जियां, इनमें सब में अपनी सेकंड रैंक आती है। कौन सी रैंक आती है? वो ओवरऑल वर्ल्ड में सेकंड रैंक आती है। किस किस में? कपास में, गन्ने में, फल सब्जी में, तिलहनी फसलों में और मूंगफली में, ये अपनी सेकंड रैंक आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई? नेशनल सीड कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड, यानी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना आपकी कब हुई? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना आपकी वर्ष 1963 में हुई थी, यानी इसका सही आंसर आपका ए। वर्ष 1963 में एक एस्टेब्लिश हुआ था नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है, निम्न में से कौन बहुवर्षीय फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरेनल क्रॉप्स, यानी बहुवर्षीय फसल कौन सी इनमें से, है ना। बहुवर्षीय का मतलब आपको पता है भाई 3 वर्ष से ज़्यादा जो भी फसल हो जाती है, 3 वर्ष से ज़्यादा, तो वो अपनी बहुवर्षीय की श्रेणी में आती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा बहुवर्षीय फसल कौन सी है? रिजका, लूसर्न, जिसका ग्लिसर्न बोलते हैं, गन्ना पेड़ी, नेपियर घास या उपरोक्त में से सभी। तो ये जो अपने हैं तीनों क्रॉप्स आपकी जो बहुवर्षीय है फसलें हैं, तीनों, रिजका भी, गन्ना पेड़ी भी और नेपियर भी। तो उपरोक्त में से आपका इसका सही आंसर है, यानी डी इसका आपका सही आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मूली किस परिवार से संबंधित है? रेडिश बिलोंग टू विच फैमिली, यानी मूली किस फैमिली से संबंधित है? तो अपनी मूली जो है क्रूसीफेरी फैमिली से संबंधित, यानी गोभी वर्गीय जो फैमिली है इससे संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है इसका। मूली आपकी क्रूसीफेरी से संबंधित है। मूली हो गया, गोभी वर्गीय अपनी होगी, बहुत सारी सब्जियां होंगी, तो ये आपकी किससे संबंधित है? शायद सरसों भी होगी, तो सरसों अपनी ये मूली वर्गीय जो क्रूसीफेरी में आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौलाई किस प्रकार का प्रकाश संश्लेषी पौधा है? चौलाई में किस प्रकार का प्रकाश संश्लेषी पौधा है? आपको पता है कि अलग अलग टाइप होते हैं। विच टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट इज एमरैंथस? चौलाई को बोलते हैं एमरैंथस। तो C4 टाइप, C3 टाइप, कैम टाइप या नॉन ऑफ दिस? तो जो आपका चौलाई है, तो चौलाई आपका C4 टाइप है ना, C4 टाइप है। तो C4 टाइप जो है प्रकाश संश्लेषी पौधा है, C4 आप याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, एमरैंथस हो गया आपका जो कि C4 पौधा है। एमरैंथस, चौलाई वोलाई वगैरह, एमरैंथस, तो ये बहुत सारे पौधे हैं जो कि C4 पौधे हैं अपने। और कैम आपको पता ही है, कैम जो अपने रेगिस्तान में उगते हैं, ये कैम पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है भाई? पाला के प्रति सहनशील फसल, द क्रॉप्स टॉलरेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी पाला के प्रति फॉरेस्ट के, यानी पाला के प्रति सहनशील फसल आपकी कौन सी है? शुगर बीट आपकी पाला के प्रति सहनशील शुगर बीट यानी चुकंदर। तो आंसर इसका आपका सही आंसर सी है, यानी चुकंदर जो फसल है ये आपकी जो है रेजिस्टेंस है किसके प्रति? पाला के प्रति। पाला यानी फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले। हॉर्डियम बल्गियर, यानी जौ का हॉर्डियम बल्गियर, ओराइजस सटाइवा, पेनिशियम सटाइवा, पाइसम सटाइवम और बेगना रेडिएटा, यानी जौ का आपका वैज्ञानिक नाम इनने पूछा है। तो जौ का वैज्ञानिक नाम है आपका हॉर्डियम बल्गियर, जौ का वैज्ञानिक नाम है।
ओराइजस सटाइवा आपको पता है भाई, ओराइजस सटाइवा किसका नाम है? जई का। और पाइसम सटाइवम आपका किसका है? पाइसम सटाइवम आपका अगर बात की जाए तो चने का बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। और पाइसम सटाइवम, सॉरी चने का नहीं, मटर का बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। पाइसम सटाइवम आपका मटर का बॉटनिकल नेम है और बिगना रेडिएटा आपका जो है अरहर का बॉटनिकल नेम है, बिगना रेडिएटा, ठीक है। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन सीरीज थी पूरी, मैंने आपको क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसका अगर आप बोलेंगे तो पार्ट सेकंड में आपके लिए लाएंगे, पूरा जो है एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में, आपको समझाएंगे। तो मैंने आपको एक एक विकल्प के बारे में समझा दिया, आपने शायद नोट भी कर लिया होगा और मेरे हिसाब से आपने शायद वीडियो भी पूरी देखी होगी, क्वेश्चन भी सीरीज भी पूरी देखी होगी। तो वो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर से संबंधित न्यू डाटा मिलता रहता है। तो चलते हैं और मिलते हैं सेकंड पार्ट से। जय हिंद, जय भारत।